वादी कश्मीर के साथ साथ साहित्य मुकाम गुलमर्ग, टंगमर और ड्रंग में भी लगातार सुबह सवेरे से बारिशों का सिलसिला जारी है। वही अगर जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि लगातार वादी कश्मीर के अंदर जो मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल रही है। अगर हम सुबह सवेरे से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। वही अगर हम नदी नालों की बात करें तो पानी में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से साहित्य मुकाम गुलमर्ग में नाला फिरोजपुरा, इसमें भी सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं पानी में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर एक तरफ यहाँ पर सयाहत के लिहाज से बात करेंगे तो सयाह इस वेदर का यहाँ पर आनंद लेते हुए साहित्य मुकाम गुलमर्ग, ड्रंग या पहलगाम या सोनमर्ग या और भी कई डेस्टिनेशन यहाँ पर जो इस वेदर का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पर आम लोगों को इस बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। या अगर इसी तरह से वादी कश्मीर के अंदर जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो कहीं ना कहीं सैलाब जैसी सूरत हाल जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो 31 जुलाई तक जो है मौसम में जो है लगातार कोई तब्दीलियां देखने को नहीं मिलेगी। और आम लोगों से बात हुई तो आइए आपको सीधे टंगमर ले चलो, दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें आम लोग इस बारिश के हवाले से। कल से जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, आम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कल से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पूरे कश्मीर में सैलाब जैसी सूरत हाल अभी देखने को मिल रही है। और जो सियाह भी बाहर से आते हैं, जो बाहर के स्टेटों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो यहाँ आते हैं, यहाँ लुत्फ़ उठाते हैं, मगर साथ साथ लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इसी तरह मौसमी हालात ख़राब रहे तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश का जो ये सिलसिला है थम जाए, हमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अंदर का माहौल थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरा मिट्टी से भरा हुआ हाल है और घर जो पानी में डूबे हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे घरों के हाल जो कि पूरे तरीके से पानी से भरे हुए हैं। और बताएं, प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा घंटे हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन की तरफ से इस पानी को निकालने के लिए कोई भी नहीं है। खुद ही परिवार के जन जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, ये किस प्रकार से जो अभी तक कोई आपकी मदद के लिए आया है, किसी प्रकार की सहायता की गई कि पानी निकले यहाँ से? ये चीज़ आज से अप्रोक्सीमेटली 6-7 साल पहले भी हुई थी, तो मतलब पहले भी हो चुका है, फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है। पर तब इन्होंने एक्सक्यूज दे दी कि बादल फटा है इसलिए पानी आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी अभी आपके सामने कम से कम 4 फुट 4-4.5 फुट पानी है, सामान अंदर एक भी आइटम नहीं बची है। तो जब सुबह ये हादसा एकदम से हुआ, एकदम से बाढ़ जैसी आ गई, आप लोगों ने किस प्रकार से अपनी जान बचाने का कार्य किया? मैम, हमें तो मोबाइल भी नहीं देने हुए हमारे बाहर, इतना टाइम भी नहीं मिला, एकदम से पानी आया वो सब बदलने लग गया। बस हम सिर्फ लाइट ऑफ करके बाहर भागे। मतलब अपनी सिर्फ जान बचा पाए? जान ही बचा पाए और कुछ नहीं बचा पाए। आप अगर यहाँ से भी तो वैसे अंदर जा ही नहीं पाओगे, आप देखोगे अंदर सामान कुछ भी नहीं बचा। तो किसी प्रकार की कोई वार्निंग दी गई थी कि आपके मोहल्ले में ऐसा होगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये पूरा घर जो है पानी से भरा हुआ है। और आगे घर के जो लोग हैं वो आप देखिए खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि घर में घुसी हुई गंदगी, मिट्टी के ढेर जो हैं उन्हें वो यहाँ से निकाल पाएंगे। तो कोशिश जो है लोगों की तरफ से खुद ही की जा रही है और प्रशासनिक कार्रवाई का अभाव जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और कोशिश करेंगे, पूरा मोहल्ला ही पानी में डूबा हुआ है, बाकियों को एक घर उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी हम करेंगे। आप देख सकते हैं पूरे मिट्टी से भर चुके हैं लोगों के घर और यहाँ पे मदद किसी भी प्रकार की नहीं पहुंची है, क्योंकि लोगों के राशन का सामान भी बर्बाद हो चुका है। तो जो घरों पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर पे बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है, वो खाएंगे क्या, वो किस प्रकार से अपना समय निकालेंगे? ये आप देख सकते हैं लोगों के दुकानों के अंदर जो गंदगी घुसी हुई थी ये निकाली है। तो अंकल जी, आपसे जानना चाहिए क्या कुछ नुकसान आपका हुआ है? देखो, आलू की बोरी चलेगी, प्याज की चलेगी, बाकी मायने वगैरह सब। मैरिज हॉल है, ये एक ही जगह ये ज़मीन अलाट नहीं हुई है मैरिज हॉल के लिए। इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे, ये 7 जगहों पे 7 मैरिज हॉल बने हैं। मैरिज हॉल R&B वालों ने बनाए, उसके बाद हैंड ओवर किए गए वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। उन 7 मैरिज हॉलों में हमारा भी लास्ट नंबर है इसमें। बागी महताब चाहे मैथन का मैरिज हॉल जो है उसकी भी पोजीशन हवाले की गई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ताकि वो इसको बतौर मैरिज हॉल चलाए। उसका ऑर्डर भी है हमारे पास। बेसिक अलॉटमेंट जो इसकी हुई है वो मैरिज हॉल के लिए हुई है और मैरिज हॉल के नाम पे ही ये बिल्डिंग भी बनी है और इस्तेमाल भी हो गई। और बिल्डिंग बनने के बाद इस्तेमाल भी हुई और शादियां भी हुई। और जो शादियां यहाँ के लोगों ने
उनमें एक मैं भी था जिसने ये अटेंड की हैं यहाँ शादियाँ अटेंड करने के बाद सडनली एक वक्त आता है कि यहाँ ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है गॉड नोज, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, कौन से महरिकात हैं वो हमें नहीं पता है। मगर हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर ये बाग महताब के लोग 5.25 मरले पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिंदा रहने के लिए बाकी बाकी जो ये चीज़ें हैं ज़िंदगी में, शादी होती है, मरना होता है, उसमें 5.25 मरले में ये क्या करेंगे। और जहाँ तक मौसम का तकाजा है, यहाँ अगर खुदा न खास्ता सर्दियों में कोई मर जाएगा, वो क्या सड़कों पे उनको बिठाएंगे, क्योंकि उनके पास घर में जगह नहीं है। इसलिए इस मैरिज हॉल की यहाँ बहुत अशद ज़रूरत, ये शादी के लिए नहीं था, ये CFC है, कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर बनाया गया था, इसमें बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए थी। मगर चूंकि अब तो ना ये मैरिज हॉल रहने दिया गया, ना कोई और फैसिलिटी इसमें, और इस तरफ कोई आता भी नहीं है, यहाँ कॉलोनी का कोई आदमी आता ही नहीं, मैंने आज तक कोई नहीं देखा इस तरफ आते हुए। वो कहते हैं जिस चीज़ के लिए ये बना था, जब वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो हमें क्या है इसके साथ लेना देना। मगर ये ग्रज है सारी कॉलोनी को कि ये कैसे हुआ, ये किसने किया, कैसे किया, और एक ही झटके में इसको कन्वर्ट किया गया पब्लिक लाइब्रेरी। बाग महताब के लोगों को अगर ज़रूरत है तो उनको मैरिज हॉल की ज़रूरत है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी अपनी जगह है, गवर्नमेंट बना सकती है, कहीं पे भी गवर्नमेंट कहीं पे भी बना सकती है। मगर यहाँ एक चीज़ है, यहाँ देखना यह है कि प्राइमरीली किस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। वो जब नहीं है हमारे पास तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे और क्या करेंगे। और आपके मीडियम से हम सिर्फ गवर्नमेंट तक ये चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं, ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि LG साहब देखें इस मामले को और देखें कि ये कैसे कन्वर्ट हो गई है पब्लिक लाइब्रेरी, जबकि ये एक मैरिज हॉल था। और इसके पीछे कौन लोग थे, क्या थे, हमें उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। मेहरबानी करके हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको वापस रेस्टोर किया जाए एज मैरिज। यहाँ पे लोग थे जिन्होंने आपको ये बावर किया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पे 850 चूल्हे रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे जगह तो है नहीं उतनी। ये तो ऑलमोस्ट हर बंदे के पास 5.25 मरले का घर है, तो 5.25 वाले घर में क्या करेंगे, वो कहाँ फंक्शन करेंगे। और यहाँ पे हमारा कश्मीरी कल्चर आपको तो पता ही है कि हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इससे बेटर यही था कि चूँकि इसकी अलॉटमेंट भी वहीं हुई है एज अ मैरिज हॉल ही, तो इसको वही रहने दे दे तो बहुत अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली किसी एक इंसिडेंट की वजह से इन्होंने पता नहीं रातों रात इसको तब्दील कर दिया लाइब्रेरी में, जब किसी को पता नहीं है। इवन जो अगर इसका रिकॉर्ड आप देखें म्यूनसिपैलिटी में या इसका जो RNB में है, तो उसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट बेसिक थी ये मैरिज हॉल के ही उस बुनियाद पे इसको बनाया गया था, और इसकी अलॉटमेंट वगैरह सारी मैरिज हॉल के ही उसमें है। यहाँ पे शादियाँ हुई है जिसमें रसीदें कटी हुई है, म्यूनसिपैलिटी को पैसा दिया गया है और वो पैसा वहाँ पे बाज़ाब्ता जमा किया गया था अगेंस्ट प्रॉपर रिसिप्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये इंसिडेंट हुआ कि इसको इन्होंने रातों रात तब्दील किया। यहाँ पे लोग बहुत रंजज़दा है, गमज़दा है, बड़ी परेशानी हो रही है, लोगों को बड़ी तकलीफ़ में है। अगर गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि वो हमेशा बताते हैं कि लोगों की तकलीफ़ को दूर करना है, यहाँ तो लोगों को तकलीफ़ दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे 850 चूल्हे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। ये तो एक गवर्नमेंट कॉलोनी है जो कि बेसिक एमिनिटीज़ उसकी होती है। अभी ग्रेवयार्ड नहीं है, वो फुल हो गया है, 2-2.5 मरले का दिया हुआ है, लेकिन वो भी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत अभी जो है वो हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि आप इसको रिवोक करिए, इस ऑर्डर को जिसने भी दिया है। अभी तो मेरे ख्याल में ऑर्डर कोई है नहीं, क्योंकि हमने भी देखा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अभी कुछ लोग हैं इसको जो परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, बहुत रुसुक वाले लोग होंगे, लेकिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा वो भी ज़रा देख ले, समझ ले इस चीज़ को कि वो उनको भी यहीं पर रहना है। आज अगर वो किसी पोस्ट पर है तो कल को उन्हें रिटायरमेंट में होनी है, उनको इसी कम्युनिटी में रहना है, उनको हमारे ये अड़ोस पड़ोस के लोग ही उनके आगे पीछे आ जाएंगे काम करने के लिए। तो हमें उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा इसमें डाल दे, ताकि इसको वापस अपना रेस्टोर करे मैरिज हॉल में ही, ताकि यहाँ के जो लोग हैं एटलीस्ट उनको एक साइट ऑफ रिलीफ मिले। बाकी हमारी रिक्वेस्ट यही है, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट के साथ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने पीछे भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें LG साहब ने, उनके जो मुशीर है उन्होंने किसी को भेजा हुआ था। वो रिपोर्ट किसने दी किसको नहीं दी हमें कोई मालूम नहीं है, ना ही उसका कोई आता पता है। लेकिन हम फिर इसको टेकअप भी किया, बहुत सारे लोगों ने डिवकॉम के पास भी चले गए, उन्होंने भी बेसिकली लिख के दिया। वो एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, जो हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है मेरे ख्याल में, जम्मू में बैठते हैं, उनसे भी टेकअप मैटर किया, वहाँ से भी कोई अभी
आया नहीं कोई मुतबादिल जवाब। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर इसके रिकॉर्ड को आप देखें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट देखती है कि हम कुछ अपना नहीं तो बोल रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि पेपर में क्या है। असल पेपर तो बेसिकली इसका यही है कि इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट थी वो गवर्नमेंट ने खुद पूरी की है एज अ मैरिज हॉल। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इसको दोबारा रेस्टोर किया जाए मैरिज हॉल में, ताकि यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। थैंक यू। बागी महताब के लोगों की गुहार है गवर्नमेंट से कि जो ये यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कि असल में 2013 में जिसका जो ये निर्माण दिया गया था मैरिज हॉल के लिए, और कुछ देर तक जो ये चला भी था, और इसका जो अगर हम लागत देखें तो करीबन 3 करोड़ इसकी लागत है, और ये 5-6 कनाल यहाँ पर इसकी लैंड है। और ये जो यहाँ पर लोग बसते हैं, इनका यही कहना है कि ये जो कॉलोनी है कम से कम 5-5, 6-6 मरलों पर मुश्तमिल एक चूल्हे का जो एक मकान है, तो वो कहाँ पर ये फंक्शंस करे। और जहाँ पर हम कश्मीर को देखें तो बड़ी मैरिज फंक्शंस होती हैं या कोई भी किसी को देहांत होता है तो वो यहाँ पर आते हैं। तो इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द हमारे मसले का अजाला करे। JK 24/7 के लिए डेली वेजेस का लगातार प्रदर्शन जारी है। हम आपको आए दिन ये अपडेट्स दे रहे हैं कि तमाम PHE डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मांगे हैं परमानेंट पॉलिसी बनाने की, जो मांग है मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की, और जो मांग है 70 महीने के पेंडिंग बकाया देने की, पेंडिंग बकाया रिलीज करने की, ये मांगे पूरी नहीं हो रही और लगातार हड़ताल पर चले गए हैं तमाम PHE डेली वेजेस। और आज हड़ताल का 38वां दिन है। लेकिन इसी बीच एक और प्रॉब्लम जो वो क्रिएट हो चुकी है इन तमाम PHE डेली वेजेस के लिए कि जो 1 महीने की तनख्वाह रिलीज की गई है, जो चीफ ऑफिस में जो तनख्वाह इनकी रिलीज हुई, वो जब सांबा के जितने भी डेली वेजेस हैं उनको 22 दिन की तनख्वाह दी जा रही है। यानी जो 1 महीने की तनख्वाह है उसमें ये 8 दिन की तनख्वाह काटी जा रही है, कटौती की जा रही है, यानी वेतन में कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं दिया जा रहा, कोई ऑर्डर नहीं है। फिर ये क्यों काटी जा रही है, ये भी आज तमाम PHE डेली वेजेस से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये आज यहां प्रदर्शन कर रहे हैं PHE डेली वेजेस। एक्सिन ऑफिस में आकर ऑफिस का घेराव किया गया, अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई। जो आला अधिकारी हैं वो अंदर नहीं है, कुर्सी खाली है। बाकी अधिकारियों से जो बात की जा रही है उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन, जो क्लियरेंस इतनी सही से नहीं इनको मिल पा रही, और अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने हकों को लेकर तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम तनख्वाह भी 30 दिन की पूरी चाहेंगे। क्योंकि अगर पूरे डिवीजन की बात करें तो हर एक जिला में सभी को 30 दिन की सैलरी दी गई है, लेकिन सिर्फ सांबा में ही ये जो 22 दिन की तनख्वाह दी जा रही है, 8 दिन की तनख्वाह में कटौती की जा रही है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। अब ये जो नया एक बखेड़ा खड़ा हो गया है, जो मांगे ऑलरेडी आपकी थी, लेकिन इसमें अब आपकी तनख्वाह के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, कटौती की जा रही है। शुक्रिया गुलिस्तान चैनल का। जैसे कि हमने, आपको पता है हम 38 दिन हुए हमें हड़ताल पर जाते हुए, और 38 दिन से हम सब डिवीज़न में बैठे हुए थे। तो हमारी सैलरी आई हुई है, 1 महीना हो गया है। 1 महीने के अंदर इन्होंने कोई हमारी सैलरी नहीं दी है, और अब जब दे रहे हैं तो 22 दिन की सैलरी दे रहे हैं। हम इनको पूछ रहे हैं कि हमारे पास 22 दिन की सैलरी क्यों दे रहे हैं, आपके पास कोई आर्डर है? बोलते नहीं है। और आर्डर नहीं है तो हमें 22 दिन की सैलरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे जेई गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे AWE गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारा एक्शन गुंडागर्दी कर रहा है। एक एक्शन जो चेयर पे बैठा हुआ है, उनके AWE नहीं सुनता है, जेई नहीं सुनता है, तो कौन सुनेगा उनकी बात? इनको हक ही नहीं है कुर्सी पे बैठने के लिए। हम इनको चेतावनी देते हैं एक्शन साहब को, अगर तेरे पास, आपके पास कोई आर्डर है तो हमें आर्डर दिखाइए, अगर नहीं है तो 30 दिन की सैलरी डालिए। जो जनरल जेई AWE ने गुंडागर्दी डाली हुई है, हम इनको गुंडागर्दी को हम नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे वर्कर हैं, जीने मरने से नहीं डरते हैं। हम इनको, आप चलिए अंदर देखिए, जब भी हम जहां पे आते हैं एक्शन नहीं मिलता है। आप चलिए, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। AWE से हमने बात की, TO साहब से हमने बात की, इन्होंने AWE से फोन किया, जेई को फोन किया, इनका फोन तक नहीं उन्होंने उठाया। इनको समझते ही कुछ नहीं है, तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हम सैलरी लेना चाहते हैं, 30 दिन की सैलरी है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े थे, स्कूल में एग्जामिनेशन पास हुए 10वीं में, उनको एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है, और हम पैसे कहां से लाएंगे? इनके पास अब डेली जहां पे हड़ताल पे आते हैं, इनके पास किराया नहीं होता है। जैसे हमारे साथी ने पहले बोला था कि मैं किराया मांग कर आया हूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को। जितनी ब्यूरोक्रेट्स इतनी हावी हो चुकी है, इन्होंने तालिबान बना दिया है अभी जम्मू को।
इन सरकार ने तालिबान बना दिया जम्मू सरकार को, और ये तालिबान नहीं चलेगा, ये जम्मू के डोगरे हैं, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जानना चाहूंगा, कोई अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं आया आपके बीच में? कोई अधिकारी हमारे पास मौके पर नहीं आया, जो आया उनकी बात नहीं मान रहे हैं, AWJ नहीं मान रहे हैं उनकी बात। आप चलिए अंदर देखिए, कुर्सी खाली है एक्शन की। एक्शन से अप्रोच किया आपने? एक्शन से हमने 5-6 दिन पहले हम इतने यहाँ पे आया हुआ था, और उन्होंने बोला था मैं मीटिंग करूंगा AWJ के साथ और आपकी सैलरी कर दूंगा, और उन्होंने नहीं की, और फिर गुंडागर्दी करके 22 दिन की फिर डाल रहे हैं। कोई रीजन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं? कोई ऑर्डर नहीं, कोई रीजन नहीं है इनके पास, सिर्फ गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। डीसी मैडम से बात हुई है? डीसी मैडम से नहीं बात हुई है, और हम सोच रहे हैं आज जाएंगे, अगर इन्होंने नहीं दी कल भी हम यहीं पे बैठेंगे। आज का टाइम इनके पास देते हैं, कल हम डीसी मैडम के पास जरूर जाएंगे। अगली क्या रणनीति रहेगी? हालांकि रणनीति अपनाकर जो आप चल रहे हैं कि तमाम जो मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जम्मू में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी यहाँ, कभी लाठियां आपके ऊपर बरसती है, लेकिन अब एक नया बखेड़ा, तो इसको लेकर किस तरह से आप अपनी रणनीति बनाकर चल रहे हैं? अभी तो हम 1 तारीख को हम जा रहे हैं जम्मू, वहां पे सभी डिवीजन के लोग आ रहे हैं, हमारे वर्कर आ रहे हैं, और वहां पे ऐसा जनसलाब होगा, वो देखने वाली बात होगी। और हम इनको अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि कल भी डेरा यहीं पे बैठेगा, और परसों तो हमने उधर जाना ही जाना है। अगर उधर से हमारी जो भी बात होती है, फिर भी डेरा इधर ही बैठेगा। हम 30 दिन की सैलरी लेंगे, 30 दिन की सैलरी नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। बिल्कुल। तो आपने इन तमाम पेज डेली वेजेस को सुना, जिनकी तनख्वाह में कटौती की जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि हम 30 दिन की तनख्वाह लेंगे, हमें ये कटौती वाली सैलरी मंजूर नहीं है। और हर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि यहां सबको सैलरी पूरी मिल रही है, लेकिन सिर्फ सांबा में ये कटौती की जा रही है। कोई ऑर्डर नहीं है, चीफ साहब ने जो सैलरी रिलीज की है वो पूरी सैलरी है, तो फिर किन कारणों से यहां पर कटौती करके ये सैलरी इन तमाम पीएचई डेली वेजेस को दी जा रही है, ये एक जांच का विषय है। इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी को इसमें इंटरवीन करना होगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक्सिन के पास जब भी जाते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते, और जब सुनते हैं तो एक आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वो आश्वासन पूरी तरह से फिसड्डी फेल साबित होते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से संज्ञान लिया जाता है तनख्वाह को लेकर इन तमाम अधिकारियों की तरफ से, और जिस तरह से ये एक इशारा दिया जा रहा है कि दोबारा से उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि आज इनके परिवारों में काफी ज्यादा हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए इस पूरे मसले में संज्ञान लेना होगा प्रशासन को, और पता करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि जो तनख्वाह काटकर इनको दी जा रही है सिर्फ सांबा में ही। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। हाँ देखिए, आर्डर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारी नल में तो ऐसा कुछ आर्डर नहीं है, लेकिन जो जितनी भी अटेंडेंस हमारे पास आएगी सब डिवीज़न लेवल के ऊपर से हम उतनी ही सैलरी दे सकते हैं। अगर सब डिवीज़न लेवल से जो हमारी सब डिवीज़न हैं, जो हमारे AW सेवान हैं, JE सेवान हैं, जितनी सैलरी वो बना के देंगे उतनी ही हम बना सकते हैं। एज़ पर रूल जो है, अंडर रूल हम उतनी ही सैलरी बना सकते हैं। इसलिए जिस भी सब डिवीज़न से या जिस भी JE सेवान से अगर 30 दिन की आ रही है, हम उसमें से एक दिन भी कम नहीं करते, हम 30 दिन की ही दे सकते हैं। अगर 22 दिन की आ गई है तो हम 22 दिन ही दे सकते हैं। बस यही रीज़न है। जितने भी हमारे पास अटेंडेंस आई है, बिल पड़े हैं, जिस हिसाब से आए हैं, चाहे 22 दिन की आई है, चाहे 23 दिन की आई है, चाहे 30 दिन की आई है, उतना जो है हम सैलरी जो बना रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका कहना ये है कि ये हड़ताल पर बैठे हैं और ये गैर हाजिर है, तो अगर देखें तो फिर तो आज तक ये गैर हाजिर है, फिर सब सारी सैलरी कटेगी इनकी। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, हाई लेवल पे डिसीजन है। वो जैसे भी AW साहब को इंस्ट्रक्शन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उस हिसाब से हाई लेवल का डिसीजन जो होगा। जी, लेकिन आपने जो कंसर्न नीचे वाले जो अधिकारी, आपने उनकी बात सुनकर आपने इनकी तनख्वाह काट दी? हमने नहीं काटी, हमने तनख्वाह कोई भी नहीं काटी, अभी तक हमने कोई भी तनख्वाह नहीं दी है। हमें अटेंडेंस पड़ी हुई है, हम ऑन द प्रोसेस के ऊपर हैं, हम सैलरी बना रहे हैं उनकी, हमने काटी कोई नहीं है। जितनी भी अटेंडेंस आई है हम उस हिसाब से बना रहे हैं, हमने काटी किसी की नहीं अभी भी तनख्वाह। लेकिन बताया अब जब हमारे हमने आश्वासन दिया था कि पूरी सैलरी देंगे। जी जी, हमने AW साहबान को मैसेज कर दी है, जिन्होंने काट कर दी है। हमारी बात हुई है AW सिविल, AW मैकेनिकल से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं, हम JE साहबान से बात कर लेते हैं, उनसे बात करके जैसा भी उनकी जो अटेंडेंस आएगी हम वैसे बना दें। हमने काटी कोई भी नहीं अभी सैलरी। तो फिर आपका क्या रोल रहेगा इसमें? हमारा रोल यही रहेगा, हम AW को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप इसको जो है सॉर्ट आउट करो, आपके अपने एम्प्लॉय से बात करो, जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठे हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारा भी काम सफ़र कर रहा है, उनका भी काम सफ़र कर रहा है, तो ये काम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट, हमने वही डायरेक्शन दी है। बाकी एक्शन साहब का हम वेट करें, जब एक्शन साहब आते हैं, बात हुई है उनसे, वो साइड वगैरह पे गए हैं, जो भी एक्शन साहब हमारे साथ डिसीजन लेंगे वो हम आपको कन्वे करेंगे। क्या आप इन चेहरों की उन्हें देख रहे हैं कि कितने परेशान हैं? हम बिल्कुल देख रहे हैं। मैं 2 बार बाहर, इनको पता है, मैं 2-3 बार बाहर भी होके आया हूँ। मैं भी जो काम, तो जो लाइट के बिना जो मैं काम कर सकता हूँ, वो लाइट के बिना मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। लेकिन जितना हमारे पास है, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जैसे भी AW साहब से हमारी आएगी वो हम कर देंगे आपको।
क्या उम्मीद है कि इनको 30 दिन की तनख्वाह दी जाएगी? उम्मीद तो है। हम बात कर रहे हैं AWD साहब, वहाँ से एक्शन साहब जब भी आते हैं हम पूरी बात करके आप इनको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे एक इलाके में लोड से इतना काम नहीं है अपने हुक्मरान का नहीं थे पीछे चलो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर जिक्र करें तो कल आपने देखा कि कल से ही जम्मू कश्मीर में काफी मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मॉनसून सेशन का जिक्र करते हैं तो मॉनसून ने जब से ही जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है तो आप देख रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। और इस वक्त तस्वीरें जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो हैवी व्हीकल्स है उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। कारण यही है कि आगे पूरी तरह से रोड ब्लॉकेज हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा कि कल काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश होने के कारण जो है रोड जो है प्रभावित हो चुके थे। पस्सियां गिरने के कारण जो है वो उसकी वजह से जो है किसी भी हैवी व्हीकल हो या कोई भी किसी तरह का वाहन हो आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हैवी व्हीकल जो है पुलिस विभाग जहां पर जो है ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी जो है इस पूरी मुशक्कत के साथ जो है इन्हें ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आप एक सुरक्षित स्थान पर इन गाड़ियों को लगाएं, क्योंकि आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गाड़ियों को जो है यहाँ पर रोक लिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना इनके भी करना पड़ता है। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से ही हूँ भैया, अश्विनी कुमार नाम है मेरा। हमको श्रीनगर जाना है, लेकिन इतनी परेशानी है कि क्या बताएं। यहाँ रोड में बिठा देते हैं ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवर खास करके, इनका कोई है ही नहीं है सुनने वाला। 5 दिन 10 दिन 15 दिन बस बैठे रहो, घर से निकल आते हैं लोग कि आगे व्यापारी परेशान करता है, हमारा माल नहीं पहुँचा है। बस उसको गाड़ी दिखती है रास्ते में तो वो सोचता है अब ठीक है, यहाँ पुलिस वाले बिठा देते हैं पकड़ के, आगे कुछ गिर गया है क्या कभी कुछ गिर गया। नहीं लगता कि प्रशासन को कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोचना चाहिए? कहीं जब आप कौन से प्रशासन ने आज तक ड्राइवरों के बारे में सोचा है? कौन सी सरकार है जिसने आज तक ड्राइवरों के बारे में सोचा है? है कोई सरकार ऐसी आप मुझे गिना दो जिसने सोचा है कि ड्राइवरों के बारे में? कोई नहीं सोचता है। जिसको भी कुछ नहीं होता है आगे ट्रक वालों के ऊपर आगे चढ़ जाता है। जो करना है ट्रक वालों के, टैक्स लेने ट्रक वालों से, पूरा हिंदुस्तान ट्रक से चलता है, लेकिन आगे इनको परेशान भी ट्रक वालों को ही करना है और किसी को नहीं करना है। साफ तौर पर परेशानी जो है हर एक तरीके के साथ यहाँ पर बनी रहती है। ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, आप देख सकते हैं, और कंडक्टर्स हैं जो इस समय काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको तस्वीरें हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जो है गाड़ियों को, जो ट्रक है, इन्हें रोका जा रहा है। जो हैवी व्हीकल्स हैं, यहाँ पर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं कि क्या कुछ इन्हें बड़ी जानकारी जो है वो इनके तक पहुंची है, क्या इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या इन्हें ऑर्डर दिया है। सर क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे कि गाड़ियों को किस वजह से रोका जा रहा है? क्या आगे हमें ऊपर से हुक्म यह मिला है कि आगे रोड ब्लॉक है तो अगले हुक्म तक गाड़ियाँ नहीं छोड़नी है। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम छोड़ देंगे। क्या लगता है कितने समय में रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा? क्योंकि तो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, ये नामुमकिन है सर। रास्ता तो मुझे लगता है रास्ता पूरा खराब है। रास्ता खराब है टोटल से। उधर जो वो पुल था ना वही गिर गया, मगर रास्ता अभी खराब है। तो क्या आप ट्रक चलाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं ट्रक चलाता हूँ। क्या लगता है कि कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियों की तरह तो खाने चीज़ों का सब परेशानियाँ उठाना पड़ता है। और क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या कहना है? तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर लोगों को इंतजाम कुछ करो, मगर हमारी कोई सुनता ही नहीं है ना। ये तो अंधा कानून है। यहाँ तो हमारी बात देखिए, साफ तौर पर जो है इनका यही कहना है कि सरकार जो है हमारे बारे में सोच विचार नहीं करती है, क्योंकि हाईवे पर रहना पड़ता है।
10-10 दिन खाना नहीं मिलता है और शौच जाने के लिए भी जगह जो है वो नहीं दी जाती है और हाथ मुंह धोने के लिए भी पानी यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसीलिए इनका यही कहना है कि प्रशासन को अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप इन ड्राइवर्स के बारे में सोच विचार करें और इनके लिए कोई ऐसी स्थान जो है वो नियंत्रण करें कि जहां पर ये इनको एक बेहतर सुविधा मिल पाए। ये खास रिपोर्ट जम्मू से, जम्मू के राष्ट्रीय राजमार्ग से पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर यानी कि जितने भी पीएचई डेली वेजर्स हैं वो लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो सबसे बड़ी उनकी डिमांड है वो रेगुलराइजेशन है। आज लगभग 35 दिन को हो चुके हैं काम छोड़ हड़ताल पे और खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने कौन सा बीच का रास्ता इनके लिए ढूंढा अभी तक। आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं, लगभग 35 दिन आज आपको हो चुके हैं अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार ने अभी तक कोई बीच का रास्ता ढूंढा? मैं इरशाद हुसैन बेग, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। सबसे पहले आपके चैनल का, आप जितने भी यहाँ डोडा के मीडिया कर्मचारी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप हम गरीब लोगों की आवाज़ जो है ऐवान अरबार तक पहुँचाते हैं। उसके साथ जो आपका सवाल है कि इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है वो आपकी रेगुलराइजेशन जो है वो शुरू क्यों नहीं करती है, अगरचे बाज़ाब्ता तौर एक एसआरओ डेली वेजर्स के लिए बना हुआ है एसआरओ चोहट। तो आपके माध्यम से हमने इनको बारहा गुजारिश की थी। पिछली सरकार जो यहाँ पे थी पीडीपी और बीजेपी, उन्होंने एक और लॉलीपॉप बनाया था जो एक लूला लंगड़ा क्या कहते हैं एसआरओ है 520, वो भी बनाया था इसलिए कि डेली वेजर चुप करेंगे। सरकार जो है चाहे मौजूदा सरकार हो या साबका सरकार हो, सब सरकारों ने डेली वेजर का शोषण किया है, जुल्म की इंतहा है। अगर ये जुल्म की इंतहा नहीं होती तो पिछले 1 महीने 35 दिन से डेली वेजर जो है वो सड़कों पे नहीं होता। इस वक्त जनरल पब्लिक जो है हमारे जम्मू प्रोविंस की वो बहरहाल हर जगह हम ये देखते हैं कि पानी के लिए जो है चाहूँगा एलजी साहब से कोई बातचीत हुई या जो आपको आपके जो सीनियर साथी हैं उनने कोई एलजी साहब से कोई बातचीत की या सरकार से कोई बातचीत हुई, कोई बीच का रास्ता ढूंढा अभी तक? 2 साल पहले हमारी बाज़ाब्ता तौर हमारे मेंबर जो हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर मेंबर जो 5 रुकनी हमारी कमेटी है, कोर कमेटी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर एक नेगोशिएशन एक मीटिंग की थी हमारे एलजी साहब के साथ जो आज हैं हमारे एलजी साहब। तो उनके साथ बाज़ाब्ता तौर उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था 2020 में कि आप रुको कि डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन जो हैं ये जो ही ख़त्म हो जाएंगे आपकी रेगुलराइजेशन जो है ये शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी हमें अफसोस है, इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हुए इतने बड़े पावरफुल क्या कहते हैं हमारे एलजी साहब, उन्होंने भी हमारे साथ झूठ बोला। अब हम किस चेयर पे विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास गांठ हुआ है पहले से ही डेली वेजरों के साथ। मेरे साथ जो इस वक्त ये हमारे डोडा के साथी हैं ये भी बहुत परेशान हाल है हर जगह, और हर जगह से हमें इसके अंदर भी बहुत सारे लीडर हैं। कोई आपके पास आया, कोई आपके साथ बैठा, ये बताया कि आपकी जो भी बात है वो सामने रखी जाएगी, एलजी साहब तक पहुंचाई जाएगी, ऊपर पहुंचाई जाएगी, किसी ने अभी तक इस तरह का आश्वासन आपको दिया? देखें जी, आए तो हमारे साथ बहुत, हम भी यहाँ बड़े लोगों के पास गए हैं, आश्वासन ही सब लोग दे रहे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि आपका मसला जो है वो जायज़ है, आपकी रेगुलराइजेशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। मदद वो हुई जो बाज़ाब्ता तौर एलजी साहब के पास जाए, एलजी साहब को ये काम शुरू कराए। हम ये देखते हैं कि देखो, जब हम पहले कर रहे थे, जब यहाँ बीजेपी सरकार नहीं थी, जब यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, यही बीजेपी के लीडर जो जम्मू में इस वक्त है ये हमारे पास आते थे, हमारे प्रोटेस्ट में बैठते थे, ये हमारे साथ वादा करते थे कि जो ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजरों का मसला हम हल करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं ये कहाँ सोए हैं, कहाँ ये उस ख्वाब गफलत में है, ये कौन सी ये क्या कहते हैं नींद की गोली खाकर सोए हैं। ये कहाँ है? लड़ाई आपकी और सरकार की लड़ाई है, और जो काम छोड़ हड़ताल पे आप बैठे हैं, पर इसमें आम लोग पीछे जा रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। लोगों से जब हम बातचीत करते हैं उनका यही कहना होता है या तो उनको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलता है, एक तो उनने एक्शन निकाले होते हैं या जो उनने जीआर वगैरह काटी होती है, उसके बाद भी उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या बताना चाहोगे उन लोगों को, क्या बताना चाहोगे सरकार को, क्या अपील आखिर में करेंगे आप?
देखें वसीम साहब, बात ऐसे है कि जनरल पब्लिक से हमने पहले ही, हड़ताल से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगी है, क्योंकि हमें ये पता था, ये जाहिर सी बात है कि जो काम चलाने वाले लोग हैं, डेली वेजर जो पानी चलाते हैं हमारे जम्मू प्रोविंस में या पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर वो लोग बाज़ाब्ता तौर हड़ताल पे आ जाते हैं तो लोग जो है वो सफ़र करेंगे। हमने क्लियर कट ये भी बोला था कि जब डेली वेजर यहाँ हड़ताल पे आ जाएगा फिर सरकार और डिपार्टमेंट जो है कुछ नहीं कर पाएगा। और इस वक्त जो है लोग अगर किसी जगह सफ़र कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि लोगों ने भी किसी जगह बाज़ाब्ता तौर ये क्या कहते हैं गलती खाई है कि उन्होंने आज से पहले भी डेली वेजरों का साथ नहीं दिया है, इस वक्त भी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर लोग हमें साथ दे देंगे, सिविल सोसाइटी के लोग हमें साथ दे देंगे, यहाँ बार एसोसिएशन वाले साथ दे देंगे, और उसका मतलब ये हुआ कि वो लोग आपस में जो है मिले हुए हैं, वो एक दूसरे का भला चाहते हैं। अगर हमारा इस वक्त सरकार अच्छा करेगी, अगर इस वक्त सरकार रेगुलाइजेशन जो है SRO 64 के तहत शुरू करेगी तो लोग सफ़र कभी नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो आपने बोला कि हमारी लास्ट की अपील जो है वो हमारी यहाँ गवर्नर इंतज़ामिया के लिए क्या है, वो यही है, हमने पहले भी बोला, इस वक्त भी बोलते हैं, अगर सरकार अभी 1 घंटे के बाद हमारी रेगुलाइजेशन शुरू करती है उसी वक्त हम अपनी हड़ताल जो है पोस्टपोन करेंगे। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि SRO 64 हमारे लिए बना है और उसके तहत बहुत सारे लोग जो है परमानेंट भी हुए हैं, रुकावट कहाँ पे? अगर SRO 64 बना हुआ है, इनके लिए पॉलिसी फ्रेम अगर है तो उसके बाद परमानेंट क्यों नहीं आपको किया जा रहा है? देखिए वसीम साहब, हमें यही लगता है कि देखें जब यहाँ रेगुलाइजेशन की बारी आती है, इनके पास जो है हमेशा ये बोलते हैं कि फाइनेंशियली क्रंच है, बाकी काम जो है इनको, क्योंकि वहाँ इनको कमीशन मिलता है। मैं क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि अगर हमारी रेगुलाइजेशन ये शुरू करेंगे वो सारे का सारा पैसा जो है वो हमारी सैलरी के खाते में जाएगा, इनको वहाँ से 1 पैसा कमीशन नहीं मिलना है। उसके साथ ही जो हम आपको बताते हैं कि हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं डेली वेजरों के लिए ऐसा करता हूँ, मैं डेली वेजरों के हर मीटिंग में बात करता हूं, उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला। उन्होंने 3 बार हमारे साथ क्या कहते हैं चीफ ऑफिस में मीटिंग की। उन्होंने बोला कि जब भी मैं सेक्रेटरीट जाता हूं मैं आपका मसला वहां उठाता हूं, मैं आपकी रेगुलाइजेशन के लिए क्या कहते हैं वहां बोलता हूं, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से हमने जब देखा वो वहां जाके वही काम करता था, वही बात करता था जिसमें उसको कमीशन होता था। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, लेकिन जब वो उठती है हमारे चीफ इंजीनियर साहब को पता नहीं चला, उनको आड़े उन्होंने लिया कि जल जीवन मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो सस्पेंड हो गए। इसका मतलब ये है कि जो भी डेली वेजरों के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी हम पे जुल्म करेगा, वक्त आने पे उसको पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया है और वो कहाँ फंस जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने कि PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर किस तरह से हमारे साथ बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, और आपको बताना चाहेंगे लगभग 35 दिन आज हो चुके हैं इनको अपनी डिमांड्स को लेके जो है काम छोड़ हड़ताल पे ये बैठे हैं, और इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरह से बैठते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। और मुझे लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी रुकने वाली है नहीं, और कश्मीर में लोगों ने मन बना लिया है, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और बदलाव की राजनीति चाहते हैं, लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लोग अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं और वो बदलाव चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बदलाव की तरफ कश्मीर की राजनीति, मैनिफेस्टो जितना लोगों को सहूलत मिल सके कश्मीर के, वो मैनिफेस्टो तय कर जाएगा। और मैनिफेस्टो तो हमारा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बार तय हो चुका है कि जो बड़े बड़े लीडरों को फ्री मिल रहा है वो जनता को भी फ्री मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? टैक्स यहाँ की जनता देती है, हिंदुस्तान की टैक्स कश्मीर की जनता देती है, जनता को क्यों फ्री नहीं मिलता? तो सबको मैनिफेस्टो तैयार है। बाकी कश्मीर के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो जनता है, वो जो तय करेगी यहाँ का मैनिफेस्टो उसको माना जाए। किसी से टफ नहीं है। जिस दिन से हम कश्मीर में हमने कदम रखा है उनके लिए टफ हो गया है, क्योंकि हम विकास की बात करने आए। पी के मोहरों का पता नहीं होता कौन से मोहरे पे चुनाव लड़ जाए। हमारा जो मोहरा है हम उसको जानते हैं कि हम लोगों का यहाँ विकास कर पाएंगे, हम लोगों को यहाँ अच्छी सुविधा। थैंक यू वेरी मच। जैसे ठोकर, और आज यहाँ पे शोपियान में सर्किट हाउस में हमारा आम आदमी पार्टी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसका मकसद यही था कि आम आदमी पार्टी जो है पहुँची तो है ये घर घर अंदर से। अब हमने जितने भी हमारे एक्टिविस्ट है, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स है, उनको हमने यहाँ पे एक्टिव होने की ट्रेनिंग दी थी कि कैसे हम घर घर आ जाए, क्योंकि हमने झाड़ू उठाया, क्लीन स्वीप करना है, बातिल हुकूमत को क्लीन स्वीप दिखाना है। जो 70 साल से यहाँ पे हुआ है उस चीज़ को हमने झाड़ू मारना है। जब हम मैनिफेस्टो की बात करते थे तो आम आदमी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो था। जब मैं इसमें आ गया,
क्योंकि मैं पिछले कई सालों से सोशल एक्टिविज्म कर रहा हूँ और नेशनल टीवी पे भी मैंने कश्मीर की बात की है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। उसके बाद मेरे जहन में ये सोच आ गया कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती। तो उसके बाद मैंने हायर हेड से बात की कि भाई हमारा अपना एक मैनिफेस्टो होगा और उसी मैनिफेस्टो को लेके आप साथ चलिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि कश्मीर जो है वो पिछले 50-70 ईयर से जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्टेड एरिया रहा है और यहाँ के पॉलिटिकल राइट्स जो है जो हमें टाइम एंड टाइम डिनाई किए जाते हैं, चाहे वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है या आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। उन मैनिफेस्टो को हमने, उन दर्द को हमने सामने ला के और जो हमारे सीनियर पॉलिटिकल हेड्स हैं उनके सामने मैंने ये मैनिफेस्टो टाइम एंड टाइम रखा, हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, जो हमारे स्टेट हुड के बारे में, जो हमारे अपने पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको सामने रख के उन्होंने हमें एश्योर किया है कि जो आप मैनिफेस्टो बनाओगे अपने हाथ से बनाओगे। जगह 24/7 देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। आज जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जो है वो सरगर्म है और कैंपेन जो है वो चला रही है। ज़मीन में ज़िला शोपियान के सर्किट हाउस में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया और यहाँ पे आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने का मकसद जो ये इनका था वो ये था कि किस तरह से लोगों के बीच जाके लोगों को आम आदमी पार्टी के मंशूर के बारे में, मैनिफेस्टो के बारे में बताना और किस तरह से लोगों को उजागर करना कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में काम किया और फिर पंजाब में काम किया, अब आम आदमी पार्टी का जो अगला टारगेट है वो जम्मू कश्मीर है। आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को और जम्मू कश्मीर को लेके बयान जो है बहुत बड़े किस तरह से, जिस तरह से हमने दिल्ली में बिजली और पानी फ्री किया है और उसके बाद पंजाब में किया है, अब अगला जो हमारा टारगेट है वो जम्मू कश्मीर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के बाद अगर देखें तो यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ कम देखने को मिली, लेकिन अब जैसे ही DDC इलेक्शन हुआ और पंचायत इलेक्शन हुआ, लेकिन आज जो है जैसे ही आने वाला इलेक्शन जो है अपकमिंग मंथ्स में होगा, तो इस इलेक्शन को लेके तमाम पार्टियाँ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरगर्म है। चाहे अपनी पार्टी की बात करें, PDP, NC, कांग्रेस या आम आदमी की पार्टी की बात करें या BJP की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है सब पार्टियां इस चीज़ में लगी हुई हैं कि वो लोगों के दिलों में जाके जो है अपना झंडा गाड़ सके और अपनी जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें और इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। जगह 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद।